अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। हमने बार बार आपको मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से बोर्ड पर लिखता रहा हूँ आपकी सेवा में। आज बोर्ड का वर्क नहीं था। आज हमने सोचा जब वंशावली कैसे बनाएं इसका क्लास हमने डाल दिया आपकी सेवा में। तो प्रपत्र 2 भरना है आपको और प्रपत्र 3 का 1 भरना है। अभी बिहार में विशेष सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है। इसमें लैंड संबंधी सारी समस्याओं का समाधान इस सर्वे में होने वाला है। तो आज हमने सोचा कि प्रपत्र 2 कैसे भरें, इसका ढेर सारा वीडियो लोग डाल चुका है, लेकिन हम एक एक पॉइंट को बारीकी से यहाँ लेंगे और प्रपत्र 2 भरते समय किन किन सावधानियों को रखना होगा, कौन कौन डॉक्यूमेंट साथ रखना है आपको। जब तक आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं हो तब तक प्रपत्र 2 न भरें। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट प्रपत्र 2 भरने के लिए ये वंशावली जो सामने रखा हुआ है, और इसी वंशावली का हमने क्लास भी लिया है और ये वंशावली मेरे सामने है। और दूसरा पेपर प्रपत्र 2 को भरने के लिए ये पीला रंग का जो दिखाई दे रहा है एक खतियान है। अब कहिएगा कि कौन सा खतियान है यह, तो ये RS खतियान है, यानी रिविजनल सर्वे का खतियान है, यानी नया खतियान। अब चलिए इस यहाँ पर 2 बात हम बताए थे कि जिस क्षेत्र में रिविजनल सर्वे नहीं हुआ है उन लोगों का क्या होगा। वे लोग कैडेस्ट्रल सर्वे का खतियान, जैसे हम सामने रिविजनल सर्वे का खतियान जो पीला रंग का आपको दिख रहा होगा, रिविजनल सर्वे का खतियान सामने रखा है प्रपत्र 2 को भरने के लिए, उसी तरह से कैडेस्ट्रल सर्वे का खतियान आप रखेंगे और वंशावली निश्चित रूप से रखेंगे। अब रह गई वंशावली रखा हुआ, यही वंशावली हमने पढ़ाया था जिस वंशावली को सामने रखा भी है। ये इसलिए रखा है कि दोनों में कोई भी पेपर आपके पास अगर नहीं है तो प्रपत्र 2 कृपया न भरें, दोनों सामने रखकर ही भरें, ताकि असावधानी के वजह से ढेर सारी गलतियां, ढेर सारी भूल आपसे हो सकती है, जिसका खामियाजा आपको सर्वे में भुगतना पड़ेगा। और ये सर्वे अंतिम सर्वे है, इसलिए यहाँ तो और हम लोगों को बारीकी से काम लेना है। घबराना नहीं है कि हमारे पास पेपर नहीं, इत्मीनान से आप पेपर निकालिए और तब जैसा कि मैंने सामने रखा है। अब कहिएगा कि ये तो आप हाथ से बना के रखे हैं, यही आप हाथ से बना लें और इसी तरह से एक एफिडेविट बनवा के सरपंच के माध्यम से सिग्नेचर मुहर करवा लें। एफिडेविट कहाँ से बनवाएंगे, तो कोर्ट से बनवाएंगे। जैसा कि पीछे लगा हुआ है ये सरपंच का बना हुआ है, पीछे हमने रखा है, और ये वंशावली बना हुआ है। तो ये वंशावली सामने है, रख दिया यहाँ पर। क्यों रखा, अब इसको मैं बता देता हूँ। वंशावली बनाते समय हमने बताया था आपको कि वंशावली कहाँ से बनाएंगे, तो कैडेस्ट्रल सर्वे में का अगर डॉक्यूमेंट आपके पास है, यानी अर्थात खतियान आपके पास है, तो उस खतियान में किसके नाम से वो सर्वे हुआ है, उनके फादर के नाम से वंशावली को शुरू करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कारण कि अपनी समस्याओं का निदान अगर कोर्ट्स के माध्यम से कराना चाहते हो तो वो वंशावली यहाँ भी वैलिड रहेगा, कोर्ट में भी वैलिड रहेगा। ये दोनों बात नहीं। अगर आपके पास कैडेस्ट्रल सर्वे यानी पुराना सर्वे का खतियान नहीं है तो नया सर्वे यानी रिविजनल सर्वे से भी वंशावली बना सकते हैं। कहीं कोई इस सर्वे में आपत्ति नहीं होगी, बशर्ते आपके क्षेत्र में रिविजनल सर्वे हो गया है। अगर रिविजनल सर्वे हो गया तो रिविजनल सर्वे का ही प्रूफ आपको देना है। इसका भी वीडियो हम बनाएंगे कि प्रूफ के रूप में क्या क्या लगेगा, लेकिन अभी हम जो आपके सामने रख रहे हैं कि
प्रपत्र 2 कैसे भरेंगे और प्रपत्र 2 को भरने के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट सामने रखेंगे। तो पहला डॉक्यूमेंट वंशावली रखा, दूसरा डॉक्यूमेंट हम लोगों के यहाँ रिविजनल सर्वे हो गया है, तो रिविजनल सर्वे का खतियान आप ये पीले रंग का है आपके सामने रख दिया। अब चलिए इसको भरना हम स्टार्ट करते हैं। ढेर सारी चीज़ें इसमें मिल जाएगी। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, अब यहाँ पहले आप देखें यहाँ बारीकी से, हम यहाँ लिख रहे हैं राजस्व ग्राम। राजस्व ग्राम का मतलब होता है कि आपका जो गांव का नाम है, आप जिस गांव में रहते हो उस गांव का नाम यहाँ भरना है। जो गांव का नाम जो है आपके खतियान में भी यहाँ पर लिखा हुआ है। खैर यहाँ पर आप, ये तो मेरे खतियान में लिखा, आपके खतियान में जो लिखा हुआ होगा वही भरेंगे आप। तो राजस्व ग्राम में मैं यहाँ पर भरता हूँ। इस खतियान में क्या लिखा हुआ, खतियान इसलिए रखा कि राजस्व ग्राम आप अपने गांव का नाम लिखेंगे। मैं अपने गांव का नाम यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये पानापुर लिख दिया। चलिए पानापुर, चलिए पानापुर यहाँ पर लिखा। थाना नंबर, अब देखो थाना नंबर के लिए इधर नहीं जाना है, यहाँ पर देख लीजिए यही थाना नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर सामने दिख रहा होगा थाना नंबर। खतियान इसलिए रखा है कि एक एक चीज़ दिखाई दे रहा है। थाना नंबर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 131, तो भर देते हैं थाना नंबर 131। 131 अंग्रेजी में ही भरिए, ऐसे तो भरना चाहिए हिंदी में, लेकिन अंग्रेजी में इस समय सारा जो है कंप्यूटराइज वगैरह सब अंग्रेजी में होगा, तो अंग्रेजी में ही डालिए। 131 भर दिया यहाँ। हल्का नंबर, थाना नंबर का मतलब हुआ कि पुलिस थाना नंबर नहीं, राजस्व थाना नंबर। जो आपके गांव का नंबर मिला हुआ है वो नंबर जो आपके खतियान में दर्ज है, यहाँ पर दर्ज है, लिख दिया यहाँ। हल्का नंबर, हल्का नंबर होता क्या है पहले तो ये जानिए। हल्का नंबर क्या होता है। अब हल्का नंबर जो होता है पंचायत का सीरियल नंबर हल्का नंबर होता है। पंचायत का सिलसिलेवार नंबर हल्का नंबर होता है। आपका पंचायत का नंबर 1 दिया हुआ है कि 2 दिया हुआ है कि 3 दिया हुआ है कि 4 दिया, माने एक प्रखंड में 7, 8, 9 माने यही अधिकतम पंचायत होते हैं। माने किसी पंचायत में, किसी प्रखंड में, किसी अंचल में 5 पंचायत है, किसी में 7 है, किसी में 9 है, किसी में 10 है, किसी में 12, यही पंचायत होगा। ऐसा नहीं है कि 100 गो पंचायत है, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि 50 गो पंचायत होगा, ऐसा अंचल में 50 गो पंचायत नहीं होगा। तो हल्का वो अगर मान लो कि 7 गो पंचायत आपके गांव में, तो आपके गांव माने आपके गांव में नहीं, सॉरी, आपके अंचल में 7 पंचायत है। तो 7 पंचायत है, तो अंचल के द्वारा सबको नंबरिंग किया गया। सबको, किसी को 1 दिया गया, किसी को 2 दिया गया, किसी को 3 दिया, किसी को 4 दिया, किसी को 5 दिया, किसी को 6, किसी को 7। इस तरह से एक साइड से स्टार्ट करता है। अब वो साइड क्या होता है मैं बता दूं। ज़्यादातर साइड उत्तर दिशा में, उस पंचायत में उत्तर दिशा में जो गाँव होगा, उस पंचायत होगा, वहाँ से स्टार्ट करेगा 1, 2, 3, 4 करते हुए। तो ये सीरियल है। हल्का नंबर जनरल लोगों को पता नहीं है कि हल्का नंबर होता क्या है। यानी हमने कहा कि पंचायत का सिलसिलेवार नंबर हल्का नंबर होता है। तो पंचायत को क्रम कहाँ से मिला, तो अंचल से मिल गया। और यही हल्का नंबर का हल्का कर्मचारी होता है। आप कर्मचारी का नाम सुनते होइएगा कि भाई वो पहले रसीद वगैरह करता था, अब तो ऑनलाइन काटता है। तो एक कर्मचारी किस हल्के का कर्मचारी है, तो वो हल्का नंबर उसी का है जो अंचल के द्वारा प्रदान किया जाता है। और ये हल्का नंबर यानी पंचायत का सिलसिलेवार नंबर हल्का नंबर। तो मेरा जो है हल्का नंबर हुआ 3 है, तो यहाँ लिख दिया 3। अब पुलिस थाना, अब पुलिस थाना जहाँ होगा वहाँ आपको लिखना है। अगर यहाँ पर लिखा हुआ है मेरा पुलिस थाना, क्या लिखा हुआ, सदर, तो सदर लिख दिया, सदर। खतियान में दर्ज है। आपका जो थाना होगा वो खतियान में दर्ज होगा, या प्रेजेंट में जो थाना है आपका पुलिस
स्टेशन कहाँ पर है ये, तो पीएस जहाँ होगा उसको ही डालना, यानी थाना कहाँ है वो थाना का नाम डालना। अंचल, किस अंचल से आप हो, तो अंचल जहाँ होगा, कांटी है तो कांटी, मरवन है तो मरवन है, मुजफ्फरपुर से हम हैं, कांटी, ये मरवन, मुसहरी, ये सब प्रखंड है, ये सब अंचल है, तो आप किसी एक को डाल सकते हो। तो ये कांटी है तो कांटी डाल दिया। चलिए, और उसके बाद जिला कहाँ, तो जिला मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर देख लिया आपने। पहले राजस्व ग्राम माने अपने गांव का नाम डाल देना। थाना नंबर खतियान में दर्ज है, खतियान नहीं है तो आपको नक्शा से देख के थाना नंबर डाल लीजिए। आपके गांव का अगर आपके पास नक्शा है तो थाना नंबर उससे डाल लेना है। लेकिन हमने क्या कहा, सबसे पहले यही बात आपको बताई कि आप फॉर्म भरते समय, प्रपत्र 2 भरते समय कम से कम 2 पेपर रखें। ये 2 पेपर आवश्यक है, पहले वंशावली फिर खतियान, और उसी से देखकर हम भर रहे हैं। ऐसा नहीं कि मौखिक में कुछ भर दीजिए, ऐसा करने से आपका काम चलने वाला नहीं। तो आपको पेपर के अकॉर्डिंग ही इसको भरना है। तो ऊपर वाला हेडिंग तो हमने भर दिया, पानापुर भर दिया, 131 भर दिया, हल्का नंबर 3 भर दिया, पुलिस थाना सदर भर दिया, अंचल कांटी भर दिया, जिला मुजफ्फरपुर भर दिया, स्पष्ट भर दिया। अब चलिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि रैयत का नाम, आप यहाँ गौर करिए, यहाँ लिखा हुआ है रैयत का नाम सह हिस्सेदारों का नाम एवं अंश, अगर कोई हो तो सहित एवं पिता का नाम। अब देखो भाई, यहाँ रैयत का नाम दिया हुआ है। रैयत का नाम इसलिए कि सिंगल रैयत है तो अकेला नाम डाल दीजिए। अब कौन सा रैयत, सवाल यहाँ खड़ा होता है कि कौन सा रैयत। आपके खतियान में जो रैयत दिया हुआ है वह रैयत, या प्रजेंट में जो रैयत जिसके नाम से खाता खुलने वाला, जिसके नाम से सर्वे होने वाला है, जो जीवित है, उस रैयत का नाम देना। तो मैं यही बात सलाह दूंगा आपको कि अभी प्रजेंट में जो रैयत है, यानी जिसके नाम से खतियान बना है, उसका उत्तराधिकारी, उसका वारिसान, उनका नाम इसमें डालना है। प्रजेंट में जो सर्वे आप कराओगे, जिस व्यक्ति के नाम से आप सर्वे कराना चाहते हो, उस व्यक्ति का नाम डालना है। अब उस व्यक्ति का नाम कहाँ से आप डालेंगे, तो अब आपका वंशावली काम करने लगा। वंशावली को ऊपर थोड़ा सा रख लीजिए, ये रख लिया हमने वंशावली ऊपर। अब आपको दिखाई दे रहा होगा, ये लोग यहाँ से वंशावली हमने शुरू किया तो ये लोग तो मर चुके हैं, स्वर्गीय लगा हुआ है, आप देख रहे हो स्वर्गीय लगा हुआ है। अब यहाँ भी, अब यहाँ देखिए, इसमें 3 आदमी में स्वर्गीय नहीं है। ये 3 आदमी अपने नाम से कराना चाहते हैं, सत्येंद्र सिंह, महेंद्र सिंह, यहाँ सत्येंद्र सिंह, महेंद्र सिंह, कमलेश सिंह, ये 3 आदमी अपने नाम से सर्वे कराएंगे। कौन सी प्रॉपर्टी है, तो स्वर्गीय श्याम सिंह की प्रॉपर्टी, इन्हीं के नाम से सर्वे है, या ये कैडेस्ट्रल सर्वे है, जहाँ रिविजनल नहीं हुआ है तो इनके नाम से है। तो डायरेक्ट इनकी पूरी प्रॉपर्टी का ये 3 लोग हकदार हैं, यही 3 आदमी सर्वे कराएंगे। क्लियर है। अब 3 आदमी सर्वे कराएंगे तो तीनों आदमी का नाम यहाँ पर हम लिखेंगे। तीनों आदमी का नाम लिखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पर स्वर्गीय कृष्णा सिंह लिखा हुआ है और इनके लड़के सत्येंद्र सिंह लिखा हुआ। तो सत्येंद्र सिंह का नाम डालना है, कृष्णा सिंह के एक लड़के हुए सत्येंद्र सिंह। और एक बात यहाँ बारीकी से ध्यान देना, तो इनका नाम पहले डाल लेते हैं, सत्येंद्र सिंह यहाँ पर लिख लेते हैं। लिख लिया यहाँ सत्येंद्र सिंह। चलिए, सत्येंद्र सिंह का नाम हमने लिख लिया, यहाँ से लिखा। अब देखते हैं कि सत्येंद्र सिंह जो हमने लिखा, इनका अंश भी डालना है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ अंश भी डालना है।
अब इनका जमीन में कितना अंश है देखो। अब यहाँ बारीकी से आपको ध्यान देना है। यहाँ स्वर्गीय सोहन सिंह जो लिखा हुआ है ये नावल्द है और इनकी पूरी प्रॉपर्टी यानी जायदाद अतायनामा से कृष्णा सिंह को प्राप्त हुआ और कृष्णा सिंह की पूरी प्रॉपर्टी यानी यहाँ मोहन सिंह के लड़के हैं कृष्णा सिंह, तब मोहन सिंह वाला आधा शेयर कृष्णा सिंह को और सत्येंद्र ये सोहन सिंह का पूरा शेयर कृष्णा सिंह को मिला और ये पूरी प्रॉपर्टी सत्येंद्र सिंह के पास आया है। अब देखिए मैं बताऊं कि कैसे आया। यहाँ श्याम सिंह जो है इनकी पूरी प्रॉपर्टी 2 हिस्सों में बटी हुई है, तो 1/2 इनका, मैं समझाने के लिए ऐसा लिख रहा हूँ, ये इनका भी 1/2 ये अंश हो गया। अब यहाँ से आप यहाँ पर चले तो डायरेक्ट यहाँ 1/2 का 1/2 ही रह गया, कारण कि ये इनके इकलौते लड़के हैं। यहाँ 1/2 का 2 पार्ट हो गया, 1/2 का 2 पार्ट हो गया, तो ये क्या होगा आपको अगर नहीं समझ में आता तो 1/2 में 2 से भाग दीजिए। 1/2 को 2 बराबर भागों में बांट दीजिए और 2 बराबर भागों में बांटेंगे तो 1/2 गुना 1/2 बराबर 1/4, 1/4 होगा। तो 1/4 किनको है भाई? अब इनको हुआ 1/4 और इनको भी 1/4 इनके फादर की प्रॉपर्टी का, और अतायनामा से कितना प्राप्त है 1/2, तो इसी में जोड़ लीजिए 1/2। अब इनके पास कितना हो गया, अगर ई दोनों को हम जोड़ लेते हैं तो 1/4 जोड़ 1/2। अभी जोड़ेंगे, घबराना नहीं है फॉर्म भरते समय, ये काम आपको करना होगा। अगर ये नहीं करते हो तो कंप्लीट फॉर्म नहीं होगा, कहीं ना कहीं आप गलती कर लोगे। तो ये 4 हुआ और 1 जोड़ 2 दूना 4 2 यानी 3/4। ये 3/4 किनके पास आएगा? ये 3/4 आ गया यहाँ सत्येंद्र सिंह के पास डायरेक्ट आया, कारण कि इनके ये अतायनामा करा चुके थे ये सोहन सिंह से, यानी कृष्णा सिंह सोहन सिंह की पूरी जायदाद को अतायनामा के रूप में ले लिए थे और इनका हिस्सा 1/4 था, अतायनामा का 1/2 यानी 3/4 यानी 3/4। तो इनका शेयर हो गया सत्येंद्र सिंह का कितना 3/4 हिस्सा, 3/4 हिस्सा। अब इसको भी थोड़ा सा हम स्पष्ट करेंगे आपको। 3/4 हिस्सा सत्येंद्र सिंह, 3/4 हिस्सा। अब इनके पिता तो ये अब इकलौते हैं, इनके पिता, अब यहाँ पर पिता का नाम लिख दीजिए। पिता हो गए इनके, कौन हो गए? स्वर्गीय कृष्णा सिंह, स्वर्गीय कृष्णा सिंह। ये फॉर्म जो हम भर रहे हैं वह सिंगल नहीं, ये संयुक्त फॉर्म भरा रहा है, यानी सब हिस्सेदार का एक ही जगह है, तो उस कंडीशन में इसको भरा जा रहा है। अब दूसरे कौन हो गए? तो महेंद्र सिंह, यहाँ पर लिख लेते हैं महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह, अब महेंद्र सिंह का कितना हिस्सा है? तो यहाँ पर देखिए कि 1/4 को 2 भाग में बांटा, उसी तरह से 1/4 को आप 2 भाग में बांट लीजिएगा तो कितना होगा 1/4 गुना 1/2 बराबर होगा 1/8। अब यहाँ इनका हुआ 1/8 और इनका भी हुआ 1/8। तो ये महेंद्र सिंह 1/8 अंश या हिस्सा, कुछ भी लिख सकते हैं, अंश भी लिख सकते हैं या हिस्सा भी लिख सकते हैं। चलिए 1/8 हिस्सा, यानी अंश माने हिस्सा ही होता है। और फिर हो गए कमलेश सिंह। यहाँ पिता का नाम नहीं डाला, कारण कि दोनों का पिता एक है, दोनों का नाम लिखकर उसका हिस्सा लिखकर पिता का नाम एक बार डाल देंगे। तो उसके बाद लिखिए कमलेश सिंह, कमलेश सिंह, इनका भी 1/8 हिस्सा।
चलो यहाँ पर 1/8 हिस्सा लिख दिया। अब पिता का नाम लिख दीजिए। पिता, पिता में कौन है? स्वर्गीय सत्यदेव सिंह। यहाँ पर लिखा हुआ स्वर्गीय सत्यदेव सिंह, तो आप लिख दीजिए स्वर्गीय सत्यदेव सिंह। आपने क्या देखा कि इस कॉलम में जो हमने भरा है वह बिल्कुल वंशावली के अकॉर्डिंग उस रैयत का नाम डाला है जिस रैयत के नाम से हमें सर्वे कराना है। इनके नाम से अभी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन इस सर्वे में इनके नाम से ये प्रॉपर्टी आ जाएगी पूरी। ये काम करना है, लेकिन हिस्सा लिखते समय सावधानी जरूर रखना है। हिस्सा कहाँ से आप लिखिएगा? वंशावली से। वंशावली देखकर हिस्सा लिखिएगा। तो ये चीज़ आपको करते रहना, ठीक है। अब रह गई बात कि कभी कभी, हाँ एक चीज़ और मैं बता दूं, ये हिस्सा जो हमने लिखा है, ये हिस्सा तो लिख दिया और परफेक्ट भी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सभी लोग अनुभवी नहीं होते। आप यहाँ से लिख के भेज दिया कि इस तरह से है। अब इस तरह से है आपने लिख के भेजा, लेकिन वहाँ भी लोग गड़बड़ कर देता है। वहाँ गड़बड़ कर देता है। अब उनको जो लोग ऑनलाइन पेपर हो रहा है, जहाँ टाइप हो रहा है, जहाँ इसको किया जा रहा है, तो वो 1/8, 1/8 और 3/4 को बड़ा गड़बड़ सरबड़ किया है। बहुत गड़बड़ी पाई गई है उसमें। अब वहाँ गड़बड़ी पाई गई है। अब ये तो हिस्सा हमने बिल्कुल साफ साफ लिख दिया कि सत्येंद्र सिंह को 3/4 हिस्सा और महेंद्र सिंह को 1/8 हिस्सा, कमलेश सिंह को 1/8, साफ साफ लिखा हुआ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो दिक्कत नहीं है। अब वहाँ 3/4 लिखने में, 1/8 लिखने में, 1/8 लिखने में भी गड़बड़ी होती है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मेरे साथ हुआ, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। तो इसको और लिखने का क्या तरीका हो सकता है, तो थोड़ा सा उस पर हम प्रकाश डाल दें, फिर अगला आगे बढ़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको जो अच्छा लगे, ये लिखा हुआ कोई ख़राब नहीं है, आप बिल्कुल परफेक्ट है, ऐसा आप लिख सकते हो। लेकिन इसका दूसरा तरीका क्या होगा, अंश लिखने का या हिस्सा लिखने का, मैं उसको भी बता दूं तो ज़्यादा स्पष्ट हो जाए। तो चलो 3/4 हिस्सा है, ये आप देख रहे हो। कुल जमीन, टोटल जमीन का 3/4 हिस्सा सत्येंद्र सिंह को मिला है। तो यहाँ लिख दिया है 3/4। अब यहाँ पर देखिए, ये दूसरी विधि कर देते हैं। दूसरी विधि किसका? तो हिस्सा लिखने का, हिस्सा लिखने का, लिखने का। अब चलिए, हिस्सा लिखने का जो दूसरी विधि है, अब इसको मैं थोड़ा सा स्पष्ट करता हूं। यहां से, यहां लिखा हुआ 3/4 लिखा हुआ है। अब 3/4 एगो का हिस्सा लिखा हुआ कितना? एक ये फ्रैक्शन हो गया, एक भिन्न का रूप हो गया। यह 1/8 है। और तीसरे को क्या है? इसका भी 1/8। अब इसको क्या करते हैं हम? तो समहर भिन्न के रूप में बना लेते हैं। अब समहर भिन्न के रूप में माने हर सब का एक हो जाए तो ऊपर हिस्सा स्पष्ट हो जाता है। अब समहर भिन्न के रूप में अगर बनाएंगे तो इसका लौसा पहले ले लेंगे, किसका? 4, 8 और 8 का। 4, 8 और 8 का लघुत्तम समापवर्त लसा कितना होगा? 8 होगा। 8 हो गया भाई। अब 8 हो गया। अब यही 8 सब का हर होना चाहिए। हर होना चाहिए 8।
अब पहला देख लीजिए 3/4, यहाँ पर स्पष्ट है, यहाँ लिखा हमने 3/4, और 3/4 अब क्या करेंगे कि इस 8 में 4 से भाग देंगे तो 2 आएगा, 2 में हम 2 आएगा तो इसी 2 से हम इसमें भी गुना और इसमें भी गुना कर लेंगे तो कितना आएगा 6/8। ये हो गया 3/4 है, ये हो गया 6/8। अब यहाँ पर दूसरा देख लेते हैं, यहाँ है 1/8, 1/8 और 8 में 8 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ भी गुना 1 और ऊपर भी गुना 1, यहाँ 1/8 ही रहेगा। फिर वही बात 1/8, अब यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, अब यहाँ भी आएगा 1/8। अब चलो यहाँ आ गया 6/8, यहाँ आ गया 1/8, यहाँ आ गया 1/8। हिस्सा कैसे दर्ज करें तो यहाँ पर लिख के बता देते हैं। अब इसमें तो फुलफिल हमने कर लिया है, तो हिस्सा कैसे लिखेंगे इसको मैं लिख कर बता देता हूँ। तो यहाँ लिखा सत्येंद्र सिंह, सत्येंद्र सिंह, क्या लिखेंगे यहाँ। अब हर को आप भूल जाइए, क्या ऊपर है अंश, देखिए 6 हिस्सा, 6 हिस्सा और पिता का नाम डाल दीजिए। पिता का नाम वही डालना है, पिता हो गए स्वर्गीय कृष्णा सिंह, कृष्णा सिंह, ये लिख लिया आप। अब इसको सत्येंद्र सिंह का हिस्सा कितना हुआ 6 हिस्सा। अब चलिए इनका हिस्सा देख लेते हैं। दूसरे का नाम है महेंद्र सिंह, महेंद्र सिंह का 1 हिस्सा, महेंद्र सिंह 1 हिस्सा। एक हिस्सा। उसके बाद एक और हैं कमलेश सिंह, कमलेश सिंह, इनका भी 1 हिस्सा। अब देखिए, अब ये स्पष्ट हो गया। इस तरह से भी इनके पिता का नाम लिख दीजिए, पिता स्वर्गीय सत्यदेव सिंह। अब ये इस तरह से भी यहाँ आप डाल सकते हैं। अब ई जो हमने डाला, अब ई हमने जो डाला वह, इससे फ़ायदा क्या होगा और इससे क्या फ़ायदा हो, दोनों सेम चीज़ है। जो ई लिखा है वही चीज़ ई लिखा, थोड़ा कन्वर्ट करके अलग हमने बताया है। इससे होगा क्या कि जो लोग खतियान बनाने वाले लोग हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर को 3/4, किसी डाटा एंट्री ऑपरेटर को 3/4 लिखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, या इसी को दशमलव में 0.75 या कुछ कर दिया, डिसिमल फ्रैक्शन में कर दिया, तो फिर वहाँ भी परेशानी उसको कहीं ना कहीं झेलना, कुछ ना कुछ गड़बड़ लिख देगा। अब गड़बड़ क्या लिखेगा, कैसे लिखेगा, अब गड़बड़ की बात है तो अब यहाँ उनको डाटा एंट्री ऑपरेटर को अगर सत्येंद्र सिंह 6 हिस्सा लिखना है तो बड़ा आसान है उसके लिए। महेंद्र सिंह को 1 हिस्सा लिखना उसके लिए आसान है, कमलेश सिंह को 1 हिस्सा लिखना उसके लिए आसान है, लेकिन सत्येंद्र सिंह को अब वही चीज़ 6 हिस्सा यहाँ लिखे हैं, 3/4 हिस्सा जो हम लिख रहे हैं, तो यहाँ 3/4 में थोड़ा सा सबको गड़बड़ी नहीं है। ऐसा नहीं कि सब पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। हमारे साथ इस तरह से धोखाधड़ी हुआ तो हम तो कहेंगे ही कहेंगे, और उसका प्रूफ मेरे पास है। तो वो डाटा एंट्री ऑपरेटर सब कुशल नहीं है, कुछ लोग कुशल हैं, सभी लोग कुशल नहीं है, लेकिन इसमें अगर कुशलता कम भी है डाटा एंट्री ऑपरेटर को, ई लिखना उनके लिए आसान हो जाता है। अब कहोगे कि दोनों में फ़र्क क्या, दोनों सेम चीज़ है।
कहीं दिक्कत नहीं। हम प्रूव इस दोनों को प्रूव करके अगर दिखाएं तो दोनों 3/4 को अगर परसेंटेज में हम बदलते हैं तो कितना होता है, 3/4 गुना 100 करोगे तो 75% हुआ। ये सत्येंद्र सिंह का हिस्सा 75%। और इसी को अगर देख लें 6 1 7 1 8, 8 हिस्सा बराबर 100%। अगर ये 8 हिस्सा 100% है, मैं थोड़ा सा और स्पष्ट कर दूं, ये इसका परसेंटेज क्या होता है, इसका तो 75% हम बताए सत्येंद्र सिंह का। इनका 6 हिस्सा हमने लिखा, पूरा हिस्सा जोड़ लो, 6 1 7 1 8, 8 हिस्सा कितना परसेंट है, 100%। 100% है। एक हिस्सा कितना होगा, 100/8। और 6 हिस्सा कितना होगा, 100/8 इंटू 6। अब काट दीजिए आप, 2 से 2 तिहाई 6 और 2 चौका 8। अब यहाँ 4 से 25 बार में कटेगा और 25 में आप 3 से गुना कर लो तो 25 या 75%, 75% आया। और 3/4 को भी परसेंट में बदलोगे तो 3/4 गुना 100 करोगे तो क्या होगा, 4 25 बार में कटेगा और 25 या 75%। देखो दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों हिस्सा में कोई फर्क नहीं है। लेकिन एक चीज अगर आप लिख के देते हो तो डाटा एंट्री ऑपरेटर को बड़ा सुगम हो जाता है। यहाँ डाटा एंट्री ऑपरेटर कोई ना कोई है जो भूल कर सकता है, 3/4 1/8 1/8। सब ऐसा नहीं है कि प्रश्न चिन्ह हम लगा रहे हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर पर, लेकिन कोई तो भूल करिए लेता है ना। यहाँ पर बड़ा सुगम है, 6 हिस्सा लिखना आराम से लिख लेगा, 1 हिस्सा लिखना आराम से लिख लेगा, बटन दबाना आराम हो जाएगा उसके लिए। यहाँ दिक्कत पड़ेगा। खैर आपको ये भी लिखना गलत नहीं है, इसलिए मैं पहले यही लिख दिया और बाद में इसको समझाया। दोनों इक्वल चीज़ है, दोनों में जो आपको सुगम लगे, दोनों का तरीका भी हमने बताया। इस तरीका से वंशावली रख के आप हिस्सा तय कर सकते हो। अब अगला है, इसमें लिखा हुआ अस्थाई पता। अभी फॉर्म, अब अस्थाई पता है, आप अपना पता जानते हो, पूरा पता लिख लो। पूरा पता तो ऊपर हेडिंग में ही लिखा हुआ, पूरा आप लिख सकते हो, ग्राम का नाम लिखा ही हुआ है। उसके बाद में आप देखें पुलिस थाना लिखा हुआ है, पोस्ट ऑफिस लिख दीजिएगा, थाना, अंचल, जिला डाल दीजिए, इसमें पूरा पता हो जाएगा। तो डाल देते हैं पहले यहाँ पर ग्राम लिखिए, ग्राम प्लस पोस्ट। अगर एक ही है तो एक ही जगह लिख दो, ग्राम प्लस पोस्ट पानापुर हो गया, पानापुर। आपका जो होगा ग्राम अलग होगा, पोस्ट अलग होगा तो अलग अलग कर दीजिएगा, पानापुर। अब उसके बाद में थाना, पुलिस थाना, तो पुलिस थाना हो गया, थाना, यहाँ लिखा हुआ सदर, सदर डाल दीजिए, सदर। या प्रेजेंट में जो है आपका पुलिस थाना वो डालिए, प्रेजेंट वाला। पहले अगर दूसरा रहा हो, अभी प्रेजेंट में, तो अगर दूसरा है तो आप डाल दीजिए, अभी कांटी है तो कांटी हम डाल देते हैं। चलिए हो गया। उसके बाद में अंचल भी कांटी है, अंचल कांटी हो गया। उसके बाद जिला लिख दीजिए, जिला, जिला मुजफ्फरपुर लिख दिया। पता लिखना है, पता लिख दिया, किनका पता है, इनका पता। अब खाता नंबर, अब हमको क्या चाहिए, खाता नंबर के लिए तो खतियान चाहिए। यहाँ खतियान पीले रंग का रखा हुआ। अब आपके पास खतियान रहेगा तब तो आप भरोगे, खतियान नहीं रहेगा क्या भरोगे। तो ये फॉर्म 2 भरने के लिए आपको खतियान अब वंशावली साथ रखना है। और ये इतना ही नहीं, फिर आपको फॉर्म 3(1) भरने के लिए भी ये दोनों चाहिए। या खतियान की बात नहीं है, केवल आप ज़मीन खरीदे हो, ज़मीन क्रय किए हो, सेल डीड से आपको प्राप्त है, तो वो पेपर रखिए, दस्तावेज रखिए, आप उसके अकॉर्डिंग काम करिए। यहाँ खाता नंबर, खाता नंबर क्या है, सबसे पहले तो ये जानिए कि खाता नंबर होता क्या है। खाता नंबर जो आप भर रहे हैं, ये खाता नंबर खतियान का सिलसिलेवार नंबर होता है। खतियान का सिलसिला, हमने हल्का नंबर की बात करी, ये पंचायत का सिलसिलेवार नंबर हल्का नंबर होता है। और खाता नंबर क्या होता है,
तो खतियान का सिलसिलेवार नंबर खाता नंबर होता है। तो खाता नंबर यहाँ पर डाल देते हैं, इसमें देख लेते हैं, लिखा हुआ है 81, तो डाल दिया 81 डाल दिया। चलिए 81 डाला गया। अब खेसरा नंबर जो डालना है, कारण कि ये संयुक्त रूप से ये हकदार हैं लोग, तो वो खेसरा नंबर डालते जाइए। खेसरा नंबर पहला है, इसमें ढेर सारा खेसरा है। अब यहाँ टोटल खेसरा पीछे तक भी है और इसमें टोटल 25 को खेसरा है। 25 खेसरा आप देख रहे हो, यहाँ तक खेसरा आया लगातार। इस पेज में भी है और इस पेज में भी है, एक खेसरा नंबर डाला हुआ है। और किस खाते का? तो एक ही खाते का, खाता 81 में सारा खेसरा है। तो अब आपको 81 नहीं भी लिखिए तो काम चलेगा, 81 एक जगह लिख दिए। अब खेसरा डालिए। पहला खेसरा है, इसी में से देखकर लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? तो 22-16 लिख दिया, 22-16। अब इसमें रकबा देख लेते हैं, रकबा कितना है? तो रकबा है इसमें दिया हुआ ए 10 डिसमिल। तो 10 डिसमिल लिखा हुआ, तो एकड़ में 0 कर दीजिए और डिसमिल में 10 कर दीजिए। स्पष्ट हो गया? या 0 भी ऐसे ही अवलिक करके आप डाल सकते हैं कि एकड़ की जगह पर इस तरह से एकड़ दिया हुआ है, ऐसे कर लीजिए तो आपको लगेगा कि एकड़ में 0 और डिसमिल में 10, इस तरह से डाल दिए। चौहद्दी जो दिया हुआ है, इसमें क्या करिए कि उत्तर और दक्षिण, ये चौहद्दी डाल दीजिए, उत्तर और दक्षिण। अब कहिएगा कि चौहद्दी तो 4 होता है, पूरब पश्चिम भी होता है। अब यहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम अगर चारों लिखोगे तो कै गो खेसरा इस फॉर्म में हटेगा? जरा सोच के देखिए। उत्तर दक्षिण खतियान में भी 2 ही चौहद्दी लिखा हुआ है, इसमें उत्तर दक्षिण, उत्तर में जिनका नाम है वही डाल दीजिए। तो इसमें से देखकर आप डाल सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है लक्ष्मण ठाकुर, तो वही लिख दिया हमने। यहाँ लिखा हुआ है निज, तो निज लिख दिया। बस चौहद्दी में उत्तर और दक्षिण कर दो, खतियान देखकर हो गया। खतियान में 2 ही चौहद्दी लिखा हुआ है, इसलिए 2 दे दोगे वहाँ भी, कारण कि यहाँ से जो भर के दोगे ये अपना मन से भर के नहीं देना। हम तो खतियान से भर रहे हैं, हम वंशावली जो किए हैं उससे काम कर रहे हैं, तो वहाँ तो कंपेयर करेगा ना। अगर गलत कर दोगे तो फिर वहाँ कंपैरेटिव आपका गड़बड़ा जाएगा और फिर जो है वो आपका सारा काम बेकार हो जाएगा। इसलिए घबराना नहीं, पेपर सब कलेक्ट करके ही ये भरना है। ढेर सारे लोग हमने देखा भी है, वीडियो ऐसे ही कुछ नाम ले लिए, ऐसे ही फॉर्म रख के या भरना बता दिए। ये भरने तो आपको भी आएगा ना, ये तो सब भर लेगा। इसमें हम भर रहे हैं तो बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं बैठे हुए हैं यहाँ पर। ये मार्केट में एक पर एक लोग हैं और सब लोग इस फॉर्म को आसानी से भर लेंगे। मैं यहाँ क्यों भरने के लिए बैठा? जब सारे लोग भर लेंगे तो मैं यहाँ इसलिए बैठा कि इस फॉर्म को केवल फॉर्म लेके न भरा जाए। इस फॉर्म के साथ क्या रखना है? तो वंशावली फॉर्म, जो वंशावली आप अपने हाथ से तैयार किया वो, और उसी वंशावली को आप सरपंच से क्या एफिडेविट बनवा लीजिए कोर्ट से, और सरपंच से ये मुहर लगवा लीजिए, उनका सिग्नेचर करवा लीजिए, वो परफेक्ट होगा। जैसा कि हमने ऐसा किया भी है, इसको आप देख सकते हो। तो ऐसा आपको बना लेना है। और ऊपर मेरा बनाया हुआ है तो ये सामने दोनों रखा हो, तो ये चीज़ हम यही दर्ज कर रहे हैं इस वंशावली के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर किस्म जमीन का मतलब होता है टाइप्स ऑफ लैंड। जमीन का प्रकार क्या है तो यहाँ देख लेते हैं, कारण किसी से जब नकल कर रहे हैं, हम तो खतियान से नकल कर रहे हैं, तो यहाँ लिखा हुआ धनहर 1, तो आप लिख सकते हो यहाँ धनहर 1। धनहर 1 लिखा हमने। अब लगान नहीं भरना है। जमाबंदी संख्या, जमाबंदी अगर आपको याद है तो डालिए, याद नहीं है तो बंधु टेंशन नहीं लेना है। तो हमें याद है तो हम अपना डाल देते हैं। तो जमाबंदी संख्या यहाँ पर मेरा 81 है, तो 81 हमने डाल दिया। चलिए, जो खाता नंबर मेरा है वही जमाबंदी नंबर है, तो 81 डाल दिया।
और इसके बाद लिखा हुआ है कि भूमि पर दावा का आधार यथा, यथा का मतलब होता है, ये संस्कृत शब्द है यथा, यथा मतलब जैसे। भूमि पर दावा का आधार, किस आधार पर आप जमीन पर दावा कर रहे हैं? आप तो नए लोग हैं, केवल वंशावली में आपका नाम आ रहा है, तो आप किस आधार पर जमीन का दावा कर रहे हैं वो दावा यहाँ लिखना है। तो दावा कर रहे हैं जैसे, दावा का एक एग्जाम्पल ये जैसे दिया कि उत्तराधिकार, यानी आप खतियान में जो व्यक्ति का नाम दर्ज है उसके उत्तराधिकारी आप हो। अगर उत्तराधिकारी हो तो यहाँ पर आप लिख दें उत्तराधिकार, उत्तराधिकार या उत्तराधिकारी आप लिख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। यानी उत्तराधिकार का मतलब कि उत्तर मतलब बाद में, अब बाद में इस जमीन का अधिकारी कौन हुआ तो वही उत्तराधिकार, उत्तर जोड़ अधिकार से उत्तराधिकार बना है, तो आप उत्तराधिकारी के रूप में दावा कर रहे हो कि ये चीज़ मेरा होना चाहिए वंशावली के अकॉर्डिंग। अभियुक्ति आपको नहीं लिखना, इस कॉलम को बंधु साफ छोड़ देना। ढेर सारे लोग बकवास की बात करते हैं लेकिन आपको ये भरने का पावर नहीं है, ये इसको छोड़ दीजिए आप। तो आपने देखा कि इस तरह से हमने लिखा। अब एक मैं यहाँ पर भूमि पर दावा का अधिकार, यहाँ लिखा हुआ है दान, और दूसरा अधिकार क्या दिया? दान। आपको दान में मिला हुआ जमीन है तो उसके अकॉर्डिंग खाता खेसरा रकवा चौहद्दी डाल ले हो, जमीन का किस्म डाल ले हो, तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिख दीजिए कि दान, दान में मिला हुआ है तो दान लिख दीजिए। नहीं, आपने केवाला लिया है, जमीन खरीदा है, तो वो जमीन आपको सेल डीड से है, तो यहाँ स्पष्ट रूप से लिखे भैया आपके फादर खरीदे और वो है नहीं, अभी आप लोगों का बराबर का शेयर है, तो उस कंडीशन में आप यहाँ पर सारा उसमें से देख के खाता नंबर, खेसरा नंबर, रकवा चौहद्दी डाल दिया, ज़मीन का किस्म उसमें दिया रहता है, डाल दिए, जमाबंदी संख्या अगर पता है तो डालिए, नहीं पता है तो ज़बरदस्ती नहीं, इस कॉलम को आप छोड़ दें। हमें पता था इसलिए भरे, पता नहीं होता नहीं भरते। और उसके बाद में हमने डाला यहाँ दावा का अधिकार, तो उत्तराधिकारी हम हैं, इसलिए हमने डाला है उत्तराधिकार या उत्तराधिकारी, दोनों में से कोई शब्द डालोगे तो गलती नहीं होगी। अब दान भी, अगर दान के रूप में आपने सेल्डिट से आपके फादर खरीदे हैं और वो ज़मीन कैसे हासिल आपको उसमें से चाहते तो वो सेल्डिट से है, मतलब क्रय किया गया है कि आपका खरीदा गया है। उसके बाद में बंदोबस्त या ज़मीन बंदोबस्त से आपको प्राप्त हुआ है। बंदोबस्त क्या होता है इसका डिटेल्स वीडियो हम बता देंगे, आपको बताएंगे, एक एक पॉइंट का हम वीडियो आपको देंगे। घबराना नहीं है, और फॉर्म भरने के लिए तो बिल्कुल नहीं घबराना है। आप जब तक अपना डॉक्यूमेंट कलेक्ट नहीं कर लो तब तक फॉर्म मत भरो, हम तो यही कहेंगे। अभी घबराहट नहीं है, ये सर्वे का टेंट अब लगातार जब तक सर्वे होता रहेगा तब तक टेंट रहेगा और कागज़ अंतिम क्षण तक सबमिट होता रहेगा, इसलिए टेंशन और तनाव लेने की बात नहीं है। तो हमने बताया, और अन्य किसी कारण से कहीं से आपने उपलब्ध किया है तो आप दे सकते हो। चलो, ये तो फॉर्म भरने का। और उसके बाद में इस तरह से दूसरा नंबर भी इसी तरह से अगला है 2217, तो यहाँ पर लिख देते हैं, दूसरा यहाँ पर लिख लीजिए, थोड़ा सा हट के लिखिएगा, 2217 लिख दिया, और यहाँ पर उसका रकबा दे देंगे। खाता वही 81 है, बार बार 81 लेना जरूरी नहीं है, आप रिपीटेशन मार्क दे सकते हो, नहीं भी दोगे तो काम चलेगा। और यहाँ रकबा उसका लिख देते हैं हम, रकबा यहाँ लिखा हुआ है, इसका 13 डिसमिल है, तो 13 डिसमिल आप यहाँ पर हमने 13 डिसमिल लिख दिया। 0 एकड़ 13 डिसमिल, ये ऑब्लिक चिन्ह है, इस तरह से ऑब्लिक चिन्ह दे दीजिए, या दशमलव भी दे सकते हैं, पॉइंट दे दीजिए चलेगा, या यहाँ ऑब्लिक लगा दीजिए, तो सब में ऑब्लिक दीजिए। अब चलिए यहाँ पर, यहाँ उत्तर दक्षिण कर लीजिए, यहाँ खतियान से देखकर करना है, इसलिए हमने कहा कि खतियान साथ रखना।
लिख दिया। और फिर उसके बाद में ये भीट 1 है तो यहाँ पर लिख देते हैं भीट 1 लिख दिया। उसके बाद में इसका भी वही है, इसका जमाबंदी संख्या वही है, और उसके बाद में ये भी उत्तराधिकार का ही दावा है, तो यहाँ पर रिपिटेशन या पूरा आप लिख सकते हो। इस तरह से फॉर्म भर लेना है। प्रपत्र 2 भरने के लिए हमने बताया आपको हिस्सा कैसे लिखना है, ये भी बताया। हिस्सा क्यों 2 तरीके से बताया, हिस्सा इसलिए 2 तरीके से बताया। अब आपको मैं थोड़ा सा और विश्लेषण, इस हिस्सा पर विश्लेषण इसलिए ज़्यादा जोर दे रहा हूँ कि भाई आप वंशावली बना रहे हो, हिस्सा लिखना गड़बड़ हो गया तो फिर परेशानी आप ही को। इस बटा में अंश में ये 3/4, 1/4 इस तरह से 2/3 इस तरह से जब लिखोगे तो डाटा एंट्री ऑपरेटर को गलत हो जाता है। कैसे गलत? अब मैंने कहा कि भाई गलत हुआ है, तो गलत हुआ है तो आप ज़रा देखो, एक एरिया दिया हुआ था और चढ़ाया किस पर, तो 2-3 एरिया चढ़ाया, और 2-3 एरिया को हमने देखा कि डाटा एंट्री ऑपरेटर किस तरह से लिखता है। एक एरिया था, रकबा लिखा हुआ था, मैं बता रहा हूँ रकबा। मैं ऐसे ही बात की चर्चा नहीं की, कहीं ना कहीं देखा इसलिए चर्चा की। लिखा हुआ था रकबा डिसमिल में, रकबा कौन चीज़ में लिखा हुआ था? डिसमिल में। अब ये फॉर्म से हट के हम बात कर रहे हैं कि क्यों 2 गो सिखाए हैं, हिस्सा लिखने का 2 तरीका क्यों सिखाया। इसलिए मैं दोनों पर बात कर रहा हूँ कि ई तरीका लिखोगे, यहाँ जो लिखा है प्लेन पेपर पर, वंशावली वाला फॉर्म पर हमने दर्ज किया है, ये तरीका डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए बेटर है। ये थोड़ा कठिन है, हालांकि करने वाले के लिए कठिन नहीं होता, लेकिन अब सब लोग तो अनुभवी नहीं है, ये तो हम पहले बोल दिया है। तो डिसमिल में, अब डिसमिल में क्या लिखा हुआ था मैं बता रहा हूँ। डिसमिल में एरिया था, यहाँ लिखा हुआ था 14 पूर्णांक 1/4, 14.1/2 डिसमिल, ऐसा ही लिखा हुआ था कि भाई किसी खेसरा का रकबा, यह आपको दिख रहा है कि मैं क्या लिख रहा हूँ, कहाँ गलती होती है उसको मैं बता रहा हूँ। रकबा लिखा हुआ है डिसमिल में, 14.1/2 डिसमिल किसी खेसरा का रकबा है। अब चलिए डाटा एंट्री ऑपरेटर क्या करता है इसको देखिएगा। अब ऑनलाइन जब चला रहा है तो लिख रहा है 14.2 डिसमिल। अब गौर करिए ये क्या मामला हुआ। डाटा एंट्री ऑपरेटर को सही क्या लिखना चाहिए? 14.5 यहाँ लिख देते हैं हम। सही क्या होगा? 14.5 डिसमिल, यानी 14.5 डिसमिल। ये सही है और ये गलत है। डाटा एंट्री ऑपरेटर क्या लिखा? ए लिखा। दूसरा एरिया मैं बता दूं, दूसरे में भी भूल किया। एक भूल रहता तो कहा जा सकता था कि ह्यूमन एरर है, मानवीय भूल बंधु किसी से हो सकता है, लेकिन जहाँ जहाँ हमने तहकीकात किया, हमने देखा, मुआयना किया, तो हमको लगा कि वो परेशान है, कहीं ना कहीं डाटा एंट्री ऑपरेटर शायद इन चीज़ों से परेशान हो रहा हो। तब परेशान हो रहा है तो सुगम रास्ता उसके लिए क्या हो सकता है? तो हम तो जानते हैं कन्वर्ट करना, कन्वर्ट कर दिया आसानी से। वहाँ क्या लिखा? अब लिखता है 10.1/4, 10.25 डिसमिल है भाई। अब इसको डाटा एंट्री ऑपरेटर क्या लिखता है? 10.4 डिसमिल। अब देख लीजिए, जो बिल्कुल गलत है, होना क्या चाहिए? 10.25 डिसमिल। ये सही होना चाहिए, ये सही है और ये गलत है। गलत चीज़ आ रहा है, मैंने वो देख रहा है कि 10 है, यहाँ 4 है, 10.4, यहाँ देख रहा है 14 है, यहाँ 2 है, 14.2। अब ऐसे होगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना हम लोगों के लिए। आप ही ज़रा सोच के देखो, मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ।
मैं इसलिए कर रहा हूं कि ताकि आप साफ सुथरा रहो। ये लिखोगे तो आपकी लिखावट में कहीं कोई गड़बड़ी होती तो हम क्यों लिखते इसको? गड़बड़ी होती तो मैं यह नहीं लिखता सत्येंद्र सिंह 3/4 हिस्सा, मैं नहीं लिखता। महेंद्र सिंह 1/8 हिस्सा मैं नहीं लिखता, ये बिल्कुल परफेक्ट है। कमलेश सिंह 1/8 हिस्सा मैं नहीं लिखता। लेकिन हमने कहा कि इस भूल से बचने के लिए, जो भूल हुई है ऑनलाइन भूल हुई है, एक में भूल नहीं हुई है, लगभग इस तरह से परसेंटेज रकबा में भूल हुई। अगर ऐसा कर देते हो तो किसी प्रकार का डाटा एंट्री ऑपरेटर होगा तो वो सही ही लिखेगा। सत्येंद्र सिंह 6 हिस्सा, महेंद्र सिंह 1 हिस्सा, कमलेश सिंह 1 हिस्सा, ये लिखने उसको आसानी से आ जाएगा। इसमें डाल सकते हो, अगर ये डाल दिया तो वही चीज़ मिल रहा है, हमने स्पष्ट करके बताया भी। तो इस तरह से बंधु फॉर्म भर, तो फॉर्म भरने का जो तरीका होगा वो तरीका सही अपनाओगे तो सही आपके सर्वे में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होगी, किसी प्रकार की भूल नहीं होगी। अगर आप ही यहाँ फॉर्म भरने में गलत कर दो, कुछ गलत कर दो, फिर आप ही का नुकसान होने वाला है। मैं कहता हूँ कि वो चेक कर लेगा, अरे क्या चेक करेगा? एगो आप ही नहीं ना हो कि आप पर एकदम कारा नज़र गड़ाए हुए है और लोगों पर नहीं है। उसका तो दिमाग चारों तरफ और है। आप अकेला हो तो परेशान हो आज के डेट में। आज जिसको पूरा का पूरा वर्क पूरे पंचायत का, पूरे प्रखंड का, अंचल का पूरा जिम्मा दिया गया है, वो लोग कितना व्यस्त होगा तो आपको सोचना पड़ेगा ना। इसलिए आप अपना सुधार खुद करने का प्रयास करें। आप खुद सुधरोगे जग सुधरेगा। आप खुद अपने गलत करोगे तो जग तो गलत आपके साथ करेगा ही करेगा। इसलिए सुधार करना है तो आप अपने आप में पहले सुधार लाओ। दुनिया को मत देखो कि दुनिया गलत कर रही है ना। आपको पहले सही होना है, दुनिया सही दिखने लगेगी आपको। आप सही करके दो। तो तरीका 2 बताया। ये बात आप इसी को, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर मैं इसको रख दिया, ये जो लिखा हुआ है इस बात, इसके स्थान पर आप जस्ट इसको लिख दीजिए और ये चीज़ आपके लिए सुगम हो जाता है। अब यहाँ सत्येंद्र सिंह 3/4 हिस्सा न लिख के सत्येंद्र सिंह 6 हिस्सा लिखिए। महेंद्र सिंह 1 हिस्सा लिखिए, 1/8 नहीं दीजिए। कमलेश सिंह 1 हिस्सा लिखिए, 1/8 नहीं दीजिए। बिल्कुल ये नंबर रहेगा, फ्रेश नंबर रहेगा। डाटा एंट्री ऑपरेटर से भूल होने की संभावना बहुत कम हो जाती है, 9 के बराबर हो जाती है। यहाँ तो भूल ही भूल है। जो इंटेलिजेंट होगा सही होगा। अब बार बार क्या कहवाओगे? ढेर सारे लोग आरक्षण पर भी आ जाते हैं। आरक्षण कोटा से आने वाले लोग कितने पानी में होते हैं तो आप समझ रहे हो। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, आरक्षण में भी इंटेलिजेंसी है, लेकिन सब इंटेलिजेंट हो जाए ये संभव नहीं है। और ये भी बात जान लीजिए कि माने अनरिजर्व में भी कमजोरी है। रिजर्व में कमजोरी है तो अनरिजर्व में कमजोरी, लेकिन अनरिजर्व में कुछ कम कमजोरी मिलती है। ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अगर फॉर्म भरते हैं, और इस फॉर्म के साथ क्या करना है, एक ही फॉर्म नहीं है बंधु, फॉर्म काफ़ी है, 3 गो फॉर्म आपको भरना है। और तब एक और सवाल इस फॉर्म को भरने में, मैंने कहा कि इस खतियान में 25 को खेसरा टोटल यहाँ लिखा हुआ, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर टोटल खेसरा की संख्या कितनी हो गई? 25 है, यहाँ लिखा हुआ है। अगर ये 25 है तो इस तरह का पेज मेरे पास ढेर है, तो ढेर है। और ये देख लो फॉर्म में कितना जगह है, आप देख रहे हो। ऐसा फॉर्म कम से कम 15-20 गो से ऊपर ही हमको भरना होगा। हम खुद अपने ज़मीन के लिए 15-20 फॉर्म भरेंगे और 2-2 प्रति तैयार करेंगे तो 40 से 50 फॉर्म हमको केवल प्रपत्र 2 भरना होगा। या नहीं कि एगो में जगह नहीं है, उतना ही लिख दिए हो गया, तो दूसरा कहाँ लिखेंगे? इधर तो जगह भी नहीं, इधर बना हुआ नहीं है। जो अट जाए 4-5, जो भी अट रहा है 4-5 हटा लो, फिर दूसरा फॉर्म भरो, फिर तीसरा भरो, चौथा भरो, आज सबकी 2-2 प्रति तैयार करें। और सबकी 2-2 प्रति तैयार कर लें और एक जगह टैग कर लें। और टैग करने के बाद
इसमें क्या करें कि इसका फ़ोटोकॉपी बना लें और फ़ोटोकॉपी इसके साथ टैग कर लें इस फॉर्म के साथ, और फिर वंशावली वाला भी टैग कर दें। तो ये चीज़ जो है यार, और मैं बताऊं कि जमाबंदी आपके पास है ही, रसीद भी कट रहा है, करेंट रसीद है, उसको भी लगा दें तो आपका दुरुस्त हो जाता है। और एक दूसरा फॉर्म, ये क्लास लंबा होता जा रहा है, अभी दूसरा फॉर्म हम बताएंगे नहीं, फिर दूसरा फॉर्म नेक्स्ट दे लेंगे, कारण कि ये प्रपत्र 3 का एक है, इसको भी भर के बताएंगे। और एक और प्रपत्र है, ये प्रपत्र कैसा है, तो वंशावली के आधार पर, यहाँ लिखा हुआ है वंशावली के आधार पर प्रत्येक उत्तराधिकारी को दखल निम्न प्रकार। अब उस जमीन पर दखल किस तरह से है उसको भी आपको भर के जमा करना है। तो ये 3 गो फॉर्म आपके लिए इम्पोर्टेंट है और तीनों भरना है, चौथा कोई भरना नहीं है। किसी प्रकार की फ्यूचर में गड़बड़ी होगी तो, और आपत्ति फॉर्म है जो बाद में आपको देना है, सर्वे का पहला फेज तैयार हो जाता है, उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी हो वो बाद का प्रोसेस है। प्रेजेंट में 3 भरना है, 1 भर के बंधु बताया, और फिर नेक्स्ट हम दूसरा फॉर्म भरेंगे, कारण कि मैं घबराता नहीं हूँ। मैं जो काम करूँगा ठोस करूँगा आपके लिए, आपको बता दूंगा कि नहीं भाई ऐसे ही आपको करना चाहिए। तो प्रपत्र 2 भरने के लिए क्या चाहिए आपको, वंशावली या वंशावली और खतियान, वंशावली और खतियान। दूसरा, अगर सेल डीड से आप जमीन आपको हासिल हुआ, केवाला से आपने प्राप्त किया, तो दस्तावेज और वंशावली, बशर्ते आपके लिखाने वाले अब इस धरती पर नहीं है तो, नहीं जिसने खरीदा है वो जीवित है तो ऑलरेडी आपको वंशावली की कोई आवश्यकता नहीं, उसके नाम से ऑलरेडी हो जाएगा, स्वतः सर्वे हो जाएगा, वहाँ वंशावली की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो कहाँ वंशावली की ज़रूरत पड़ेगी कहाँ नहीं पड़ेगी, इसका भी वीडियो हम स्पष्ट रूप से बताएंगे। तो चलिए, एक फॉर्म भर दिया, बारी बारी से फॉर्म भर के अगर नियमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं, घबराना नहीं है कि हम काम करेंगे, ठोस करेंगे आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे।